में वो रन कर रही हैं ओवर 20 ईयर्स से भी ज़्यादा। और उसके बाद मैम को काफ़ी सारे अवार्ड्स और काफ़ी सारे पब्लिकेशन भी पब्लिश किए हैं मैम ने। और उसके बाद करेंटली मैम MRIAS में डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा में प्रोफेसर भी हैं। और मैम एक और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कल्टीवेशन और कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जिसकी ओर बहुत ही कम लोग ध्यान दे रहे हैं। और आज का टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी लोग जुड़े हैं सबका स्वागत करते हैं। और मैम हम लोगों का मार्गदर्शन करें यापन बस्ती के ऊपर। नमस्कार। नमस्कार। आ रही है आवाज? यस मैम। हेलो। हाँ, और स्क्रीन भी दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, चलो। नमस्ते, मैं वैद्य प्रियदर्शनी बापट कडूस, मैं पुणे से हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है यापन बस्ती रिव्यू। ये टॉपिक लेने के लिए मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि सिद्धि स्थान तक आते आते या सिद्धि स्थान में भी 12th चैप्टर में आते आते, जो बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहां तक आते आते बच्चे थक जाते क्योंकि इतना सारा पोर्शन और ये सारी चीजें होती है। तो ये उत्तर बस्ती सिद्धि में जितने सारे यापन बस्ती आए हुए हैं, जो बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो वैसे ही छूट जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि आज ये सेशन जो होने वाला है तो उसके लिए मैं यापन बस्ती ले लूं, तो उसकी वजह से सबकी रिवीजन हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं यापन बस्ती। तो यापन बस्ती डायरेक्टली जाने के पहले, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी तक के स्टूडेंट्स है, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन बस्ती की होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो मैंने स्लाइड्स डिवाइड की है वो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बस्ती, उसमें से इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ बस्ती, टाइप्स ऑफ बस्ती, इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती कर्मा, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है तो उसमें हम जाएंगे अप्रोच टुवर्ड्स यापन बस्ती। क्योंकि यापन बस्ती कहाँ देनी है, कैसे देनी है और यापन यानी क्या, ये समझने से पहले हमें ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये दिया है। फिर यापन बस्ती में हम चिकित्सा सूत्र देखेंगे दोष के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड मीनिंग ऑफ यापन बस्ती, क्योंकि जब तक ये मीनिंग हमें नहीं समझ में आता, हम यापन यानी क्या ये नहीं समझ में आता, हम बस्ती नहीं ले सकते। इसीलिए ये सारी चीजें। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ यापन बस्ती, डोंट्स ऑफ यापन बस्ती, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बस्ती बहुत अच्छी चिकित्सा है, ये ऐसे सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स है, डोंट्स है। ये डोंट्स हमें पता होना, लिमिटेशंस पता होना बहुत जरूरी है। फिर व्यापद ऑफ यापन बस्ती और उसकी ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। अगर गलती से भी यापन बस्ती में भी कोई व्यापद आते हैं तो हमें उसमें ट्रीट करना आना चाहिए, इसीलिए ये व्यापद ऑफ यापन बस्ती और वेरियस यापन बस्ती। इतने सारे यापन बस्ती चारक ने 216 यापन बस्ती बोले, तो उसमें एटलीस्ट हम लिस्ट तो देख सकते हैं। उसमें मैं आपको एक उदाहरण सहित बताने वाली हूँ अगर टाइम परमिट होता है तो, लेकिन ये सारी चीजें हम आज देखने वाले आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन में जैसे बस्तीना दीयते इति बस्ती और वसुन निवासे वस आच्छादने, ये उसका डेरिवेशन है, यानी कि निरुक्ति है उसकी, कि थोड़ी देर के लिए वहां पर बस्ती रुकती है, इसीलिए उसे बस्ती कहा जाता है। और बस्ती से जो दी जाती है इसीलिए उसे बस्ती कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मुझे पता है फोर्थ ईयर और पीजीज के लिए ये नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये पता होना जरूरी है, इसीलिए बहुत ब्रीफली हम ये ले रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ बस्ती, तत्र द्विविधो बस्ती ही नैरूहिका स्नेहिकश्च, यानी कि निरूह और अनुवासन या स्नेह बस्ती, इस तरीके की दो बस्ती है। तो स्नेहिक बस्ती विच कंटेन्स बेसिकली स्नेह, तो हम बहुत बार तेल यूज करते हैं,
बहुत बार यमक भी यूज होता है, लेकिन स्नेह जिसमें यूज होता है उसे हम स्नेह बस्ती कहते हैं। तो स्नेह बस्ती के फिर से 3 प्रकार है अकॉर्डिंग टू द डोज। सो स्नेह बस्ती 240 ml, अनुवासन बस्ती अप्रोक्स 120 ml और मात्रा बस्ती 60 ml। फिर जो कषाय बस्ती या निरूह बस्ती, ये जो हमारा सेकंड टाइप है, तो इसमें कंटेंट मेन जो है द्रव द्रव्य है वो है क्वाथ, तो इसीलिए इसे कषाय बस्ती या निरूह बस्ती कहा जाता है। तो निरूह बस्ती के अकॉर्डिंग टू द कर्म फिर से 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक आस्थापन बस्ती, दूसरा निरूह बस्ती। तो आस्थापन बस्ती यानी क्या, आयु स्थापनात् और वय स्थापनात्। इसका मतलब है कि आयु की स्थापना करने वाला इस तरीके का जो बस्ती है उसे हम कहेंगे आस्थापन बस्ती। और निरूह जो है वो दोष निर्हरणार्थ है, इसका मतलब शोधन के लिए जो दिया जाता है वो है निरूह बस्ती। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है कि इसमें दोनों में भी कषाय यूज होता है, इसीलिए these two बस्तीज come under निरूह बस्ती। नेक्स्ट पॉइंट इज बस्ती कार्मुकत्व। तो अगर हमने अभी जैसे देखा कि अनुवासन अलग है या स्नेहिक बस्ती अलग है और निरूह बस्ती अलग है, तो इसका मतलब तो क्लियर है कि अनुवासन का कर्म अलग है, निरूह का कर्म अलग है। अभी जब हम सिद्धि स्थान देखते हैं तो अनुवासन के लिए एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि अनुवासन मूले द्रुम प्रसेकवत। मूले द्रुम प्रसेकवत इसका मतलब है कि जैसे हम इरिगेशन देते हैं रूट्स के लिए, बट नरिशमेंट रीचेस अप टू द टेंडर लीव्स। तो मूले द्रुम प्रसेकवत इसका मतलब हमने मूल स्थान पे भी अगर अनुवासन दिया तो भी उसका इफेक्ट पूरे शरीर पे, उसकी नरिशमेंट जो है, उसका ब्रूहण कर्म जो है वो पूरे शरीर में हम देख सकते हैं। और निरूह का भी क्लियर कट लिखा हुआ है चरक सिद्धि स्थान में, वनस्पति मूल छेदवत। इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ मूल यानी कि वनस्पति का छेद करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक ब्रांच एक एक पत्ता ऐसे तो नहीं कट कर सकते, तो हम डायरेक्टली उसके मूल के ऊपर छेद लेते। तो उसी तरीके से निरूह ये शोधन बस्ती है, इसकी वजह से वनस्पति मूल छेदवत, अगर मूल स्थान में आपने छेद किया, मूल स्थान के ऊपर, वात के मूल स्थान के ऊपर कुछ काम किया तो ही उसका शोधन हो सकता है, ये उसका मतलब है। इसलिए निरूह सदोष निर्हरणात् शरीर दोष हरण का निरूह। तो दोष निर्हरण के लिए जो है वो निरूह है, और ब्रूहण या कुछ नरिशमेंट के लिए जो दे रहे हैं हम बस्ती वो अनुवासन है। ये 2 बेसिक तत्व या बेसिक प्रिंसिपल्स स्पेशली फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर दिए हुए। इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती जब आती है तो शाखागतः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वांग अवयवाश्च ये संति तेषां नहि कश्चिदन्यो वायो परम जन्मनि हेतु अस्ति। अब ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी पता है कि वायुस्तंत्र यंत्र धरा है, तो जो भी व्याधि शाखागत है, कोष्ठगत है, मर्मगत है, ये सारे अवयवगत है। तो ये सारे व्याधि का जन्म या ये सारे व्याधि का मूलक कौन है, तो वायु है, क्योंकि विण्मूत्र पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संघात करस्य यस्मात्। तो ये सारी चीजें आपको हो चुकी है फर्स्ट ईयर में भी कि पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मलधातवः। तो इसका मतलब क्लियर है कि वायु अगर बेसिक है, वायु की वजह से अगर उत्क्लेश हो रहा है, वायु की वजह से अगर व्याधि हो रहे, भले ही वो वात पित्त के प्रकोप की वजह से, लेकिन उसका मूल जो है वो है वायु। तो इसीलिए वायु के ऊपर काम करने वाला, वायु के मूल स्थान के ऊपर काम करने वाला वो है बस्ती। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि तस्य अतिवृद्धस्य शमाय, यानी वात की अगर वृद्धि भी है तो उसके शमन के लिए न अन्यत बस्तिम विना भेषजम अस्ति किंचित। तो उसके लिए बस्ती यही एक बहुत ही अच्छा बढ़िया उपाय है। तो इसीलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है। तो अर्ध चिकित्सा इसका मतलब है कि वायु के ऊपर काम करने वाली एकमेव प्रधान ऐसी चिकित्सा है वो है बस्ती। तो वेरी प्रिसाइसली इट इज डिस्क्राइब्ड दैट तस्मात् चिकित्सार्थम इति ब्रुवन्ति। तो तस्मात् यानी कि बस्ती चिकित्सा अर्धम इति ब्रुवन्ति। तो कैसी चिकित्सा है बस्ती, ये अर्ध चिकित्सा है। तो इसीलिए ये अभी आपको पता चला है कि किंतु एतानि विशेषतो अनिलाद रक्षाणी। तो ये जो चिकित्सा सूत्र है ये एक्चुअली सारे व्याधियों के लिए है कि विशेषतः अनिलात रक्षाणी, अनिल की यानी वात की रक्षा हर एक व्याधि में हमें करनी है। अनिलो ही पित्त कफ समुदरण हेतु,
तो पित्त वात ही कैसा है कि पित्त और कफ के समुदीरण के लिए प्रमुख हेतु है। तो इसीलिए हमें जिसकी भी रक्षा करनी है तो वो रक्षा है वात की। और वात की अगर हमें रक्षा करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, बस्ती देनी चाहिए। बस्ती या अर्ध चिकित्सा इसीलिए बोली गई है क्योंकि वो कर्म और मर्म दोनों को परिपालन कर सकती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती में ये अर्ध चिकित्सा क्यों है, ये बहुत ही आपको समझ लेने वाली बात है। तो बस्ती कार्मुकत्व जब हम देखते हैं तो अविरेच्य रुग्ण जितने भी होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण का जो यानी कि व्याधि जो है वो विरेच्य है, विरेचन साध्य होता है, लेकिन बहुत बार रुग्ण का बल या रुग्ण का वय, ऋतु, ये सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हमें उसमें अविरेच्य रुग्ण अगर है लेकिन शोधन भी करना है तो उसमें हम बस्ती जरूर दे सकते हैं। जैसे हमने अभी श्लोक में देखा, तो शाखागत, कुष्ठगत और मर्मगत व्याधियों के लिए भी हम बस्ती यूज कर सकते हैं। तो वमन, विरेचन, नस्य, इनका एक कुछ खुद का एक मार्ग होता है, वहां के व्याधि उनके साध्य होते हैं, लेकिन बस्ती के लिए ये ऐसा नहीं है। बस्ती शाखा से लेकर मर्म तक सारी जगह पे जहाँ जहाँ पर व्याधि है वहां जाकर रक्त के ऊपर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो हेलो हेलो। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ, तो इसीलिए बस्ती जो है ये शाखा, कोष्ठ, मर्मगत व्याधियों के लिए, फिर वात, पित्त, कफ, रक्त, इनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त होती है। अभी अगर आप इसकी ब्यूटी देखते हो, बस्ती का एक बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पर उपयोग मैंने लिखा है, ब्रूहण, मांसवर्धन और अपतर्पण। तो कितने एग्जैक्टली अपोजिट इसके गुणकर्म है, आप देख सकते हो कि ब्रूहण भी कर रहा है, मांसवर्धन भी कर रहा है, अपतर्पण भी कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बस्ती में n नंबर ऑफ बस्ती कैन बी यूज। वहां उसमें बस्ती में हम बहुत सारे द्रव्य यूज कर सकते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन आप करना चाहते हो वो करके आपको आइदर आपको ब्रूहण चाहिए तो आप ब्रूहण कर सकते हो, आपको अपतर्पण चाहिए तो आप अपतर्पण द्रव्य यूज करके बस्ती दे सकते हो। दूसरी फिर यहाँ पर बस्ती हम यूज कर सकते हैं वाजीकरण, शुक्रल और रसायन। तो ये जो स्पेशली है ब्रूहण, मांसवर्धन, वाजीकरण, शुक्रल, रसायन, तो हमें यापन बस्ती की ओर जाना है, इसीलिए ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई है। फिर सांग्राहिक भी है, पक्वाशय शोधन भी है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो द्रव्य आप बस्ती में यूज करोगे अकॉर्डिंगली बस्ती विल एक्ट। तो इतने सारे उपयोग हम बस्ती के कर सकते हैं, और ऑलरेडी ग्रंथ में इतने सारे बस्ती दिए हुए भी है, वो भी अगर हम यूज करते हैं तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, रुग्ण में बहुत ही सफल चिकित्सा कर सकते हैं। अभी हम हमारे ओरिजिनल या मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अप्रोच टुवर्ड्स यापन बस्ती। तो अभी तो आपको ये बेसिक एक फंडामेंटल पता चला होगा कि बस्ती यानी क्या है, हम बस्ती क्यों दे रहे हैं, बस्ती किसके ऊपर काम करती है। तो ये समझने के बाद अभी हम यापन बस्ती की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन टॉपिक है। यापन बस्ती जब हम कहते हैं तो सुश्रुत ने बताया है कि आस्थापनम निरूह इति अर्थांतरम तस्य विकल्पो माधुतैलिकः तस्य पर्याय शब्दो यापनो युक्तरथः सिद्धवस्तिः इति। तो इसका मतलब क्लियर है कि आस्थापन या निरूह, जो भी आप कहो, जो कषाय बस्ती है, इसका ही विकल्प है माधुतैलिक बस्ती, और उसके ही पर्याय है यापन आइदर और युक्तरथ और सिद्ध बस्ती। तो यापन बस्ती का उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है, विच इज पर्याय ऑफ माधुतैलिक और विच इज विकल्प ऑफ आस्थापन बस्ती। तो इस तरीके से हम आस्थापन और यापन बस्ती उसकी ओर अभी आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो एवं कालम बलम दोषम विकारम च विकारविद, आप सबको पता है कि हम दशविध परीक्षण करते हैं, हम अष्टविध परीक्षण करते हैं, और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि रुग्ण का व्याधि कौन सा है, उसका बल कैसा है, उसे चिकित्सा कौन सी देनी चाहिए। तो जब हम बस्ती भी देते हैं तो उसके लिए भी समीक्षा भाग है, समीक्षा दोषौषध देश कालम, इस तरीके से 10 समीक्षा भाव बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने समीक्षा भाव ही दिए हैं
कि काल, बल, दोष, विकार, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है, ये तय करना है कि आपको बस्ती द्रव्य कौन सा यूज करना है, बस्ती द्रव्य का भी बल, वीर्य, ये कौन सा होना चाहिए, और ये डिसाइड करने के बाद आपको बस्ती का प्रयोजन करना है। इसका मतलब आपको अपतर्पण करना है। अगर व्याधि संतर्पणोत्थ है तो वहां पर आप यापन बस्ती जैसे द्रव्य शायद नहीं दे सकते। जहां पर आपको शोधन करना है वहां पर यापन बस्ती जैसे नहीं दे सकते। जहां पर आपको ब्रूहण करना है, आस्थापन करना है, आयु का स्थापन करना है, वय स्थापन करना है, तो वहां पर आप यापन बस्ती दे सकते हो। तो ये समझने के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं कालम बलम दोषम विकारम च विकारविद। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको यापन यूज करना है कि नहीं करना है। अभी यहाँ पर जो दोषम लिखा हुआ है, तो जितने भी सारे व्याधि है उसका मूल तो दोष ही है, उसका भी दोष, उसका भी मूल है। लेकिन जब हम दोष देखते हैं तो दोष के अनुसार हमें चिकित्सा करनी होती है, और बस्ती में भी हमें दोष के अकॉर्डिंगली द्रव्य चूज करने होते हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे चिकित्सा सूत्र एज पर दोष कंडीशन। एक्चुअली ये सिर्फ बस्ती के लिए नहीं है, ये सारे दोषों के लिए, सारे व्याधियों के लिए ये सेम चिकित्सा सूत्र एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर वृद्ध है, प्रकोपित है दोष, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर क्षीण है दोष तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर सम है दोष तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम ये देखते हैं कि क्षीण दोष है, कम हुए हैं, उसके नॉर्मल लेवल से कम हुए हैं, तो क्षीण दोषः वर्धयितव्या, क्षीण दोष का वर्धन करना है। तो उसका मैंने उदाहरण लिखा है क्षीण शुक्र, तो वहां पर हमें वाजीकरण बस्ती देने की जरूरत है। फिर जैसे कि वृद्ध दोष है, बहुत बढ़े हुए दोष है, उसके प्रमाण से ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो वृद्ध दोष निर्हरितव्या, इसका मतलब है कि उसका शोधन करना आवश्यक है, उसका निर्हरण करना आवश्यक है। तो अगर निर्हरण करना है, उसका उदाहरण मैंने लिखा है स्थौल्य, जैसे कि उसमें मेद है, मांस है, कफ है, ये सारे वृद्ध दोष है, तो उसका निर्हरण हमें करना है, इसीलिए शोधन बस्ती लिखा हुआ है। फिर कुपित दोष है, प्रकुपित दोष है, तो प्रकुपित दोष प्रशमयितव्या, उसका शमन करना एक्सपेक्टेड है। तो वात प्रकोप का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो दशमूलादि निरुह बस्ती जो आई हुई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सम दोष है, ये फोर्थ कंडीशन है कि दोष सम भी हो सकते हैं। तो अगर ये सम है तो पालयितव्या, जिसमें हम आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, और यहाँ पर यापन बस्ती का हम उपयोग जरूर कर सकते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया हुआ होगा कि यापन बस्ती हम कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। तो जहाँ पर आपको समदोष मेंटेन करने हैं, पालयितव्या, वहां पर आप यापन बस्ती दे सकते हो। जहाँ पर क्षय है दोषों का, वहां पर वर्धयितव्या, वर्धन के लिए आप दे सकते हो यापन बस्ती। और जहाँ पर प्रकोपित दोष है वहां पर शमन के लिए आप दे सकते हो यापन बस्ती। लेकिन जो वृद्ध दोष है, तो बहुत बार संतर्पणोत्थ व्याधि आते हैं, वहां पर आप यापन बस्ती नहीं दे सकते। So that is the limitation of यापन बस्ती। अभी यापन बस्ती की अगर हम व्याख्या देखते हैं, तो उत्तराणाम श्रेष्ठानाम बस्तीनाम सिद्धि ही उत्तर बस्ती। उत्तरानाम इसका मतलब ही है श्रेष्ठानाम, जो श्रेष्ठ बस्ती है उसे ही हम कहेंगे यापन बस्ती। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि यापन बस्ती हमारी चिकित्सा का एक मूलभूत अंग होना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें यापन बस्ती यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अबल या वाजीकरण के लिए, बलवर्धन के लिए, मांसवर्धन के लिए, शुक्रवर्धन के लिए बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन इज आयुषो यापनम दीर्घकालानुवर्तनम कुर्वन्ति इति यापना बस्तयः। तो आयु का यापन करना और दीर्घ कालानुवर्तन, क्योंकि ऐसे है कि प्री मैच्योर अभी जो डेथ्स हो रही है, प्री मैच्योर जो एजिंग हो रहा है, तो ये एजिंग जहाँ पर रुकना चाहिए, तो ये रुकने के लिए जो बस्ती हम यूज कर रहे हैं उसे हम यापन बस्ती। यापन बस्ती का अगर आप उसकी निरुक्ति देखते हो, तो यापन इसका मतलब है धारण, यापन का मतलब है पोषण, यापन का मतलब है रोग शमन, और यापन का मतलब है यापनः प्राण धारणात्। तो प्राण धारण जिसकी वजह से हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट कर्म जिसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उत्तरानाम श्रेष्ठानाम इस तरीके से यापन बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जरूर इसका उपयोग करना चाहिए।
यापन बस्ती का श्रेष्ठत्व तो हमने देखा, तो इसके बाद हम उसके गुण देखेंगे कि क्यों इतना ये श्रेष्ठ है। अनभिष्यन्ति स्निग्धं च स्रोतसाम शुद्धि कारणम यापना बस्तयः प्रायो। तो स्निग्ध है लेकिन अनभिष्यन्ति है, ब्रूहण है लेकिन शुद्धिकर भी है, स्रोतस की शुद्धि भी कर रहा है। तो इतने सारे उसमें अगर प्रॉपर्टीज है कि शुद्धि भी कर रहा है, ब्रूहण भी कर रहा है, स्निग्ध है लेकिन क्लेद नहीं बढ़ा रहा, ये सारे गुण होने की वजह से यापन बस्ती बहुत श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है। अभी अभिशंदी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है शायद उनको पता नहीं होगा, इवन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा कि अभिशंदी इसका मतलब क्या है। तो अभिशंदी का मतलब है दोष धातु मल स्रोतसाम क्लेद प्राप्ति जनकम। तो जहां पर क्लेद उत्पत्ति होगी, जहां पर क्लेद बढ़ेगा, तो स्निग्ध है तो हो सकता है, क्योंकि स्निग्ध है, गुरु है, शीत है, तो हो सकता है कि वहां पर क्लेद बढ़े। लेकिन यापन बस्ती एक ऐसा बस्ती है कि जो अनभिशंदी है, यानी कि वहां पर क्लेद नहीं बढ़ सकता। उपलेपकारी, अभिशंदी का मतलब है उपलेप करना, उसके ऊपर कोटिंग करना, स्रोतस में या धातु में कोटिंग करना, उपलेप करना, लेकिन यापन बस्ती ये भी नहीं कर रहा है। अभिमुख्येन स्यन्दयति मालिन्यात् स्रोतसाम श्रुति रूपम श्लेष्माणम करोति। तो इसका मतलब है कि स्रोतस को मलिन करना है, स्रोतस में कफ का स्त्राव उत्पन्न करना है, इस तरीके से अभिशंति का अर्थ कहा गया है। लेकिन हमारा यापन बस्ती ये अनभिशंदी होने की वजह से स्निग्ध तो है लेकिन क्लेद नहीं उत्पन्न कर रहा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। यापन बस्ती की अगर हम उपयोगिता देखते हैं तो बहुत, यानी कि बहुत सारे कंडीशंस में हम यापन बस्ती दे सकते हैं। इत्येते वस्तयः स्नेहाश्च उक्ता यापन संज्ञितः स्वस्थानाम आतुराणाम च वृद्धानाम च अविरोधिनः। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्वस्थ में, आतुर में, वृद्ध में, ये सारे लोगों में अविरोधी या उसमें आप दे सकते हो, क्योंकि यापन बस्ती के गुण ही उतने हैं कि ये सारी अवस्थाओं में आप यापन बस्ती जरूर दे सकते हो। अति व्यवायशीला नाम शुक्र मांस बलप्रदा। अति व्यवायशील जितने सारे रुग्ण हैं तो वहां पर शुक्रवर्धन के लिए, या अति व्यवाय भी नहीं है, आप दूसरा भी अर्थ यहाँ पर ले सकते हो कि शुक्र मांस बलप्रदा। कभी कभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि शुक्र क्षय मिलता है या शुक्राल्पता हमें मिलती है, तो वहां पे आप शुक्र बढ़ाने के लिए, मांस वृद्धि के लिए, बल देने के लिए आप यहाँ पर यापन बस्ती का प्रयोग जरूर कर सकते हो। सर्व रोग प्रशमनः सर्वेषु ऋतुषु यौगिकः। तो सर्व रोग प्रशमन, इसका मतलब है कि बहुत सारे व्याधियों में आप यापन बस्ती का प्रयोग जरूर कर सकते हो। सर्वेषु ऋतुषु यौगिकः, तो ये भी एक देखने वाली चीज है कि सर्व ऋतु में आप दे सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि वसंत ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है तो वहां पर आप बस्ती दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो यापन बस्ती सारे ऋतुओं में सर्वकालिक ये योग्य है, ऐसे बताया गया है। फिर नारीणाम अप्रजातानाम, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये शुक्र को नहीं बढ़ा रहा, नारीणाम अप्रजातानाम वंध्यत्व में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नराणाम च अपि अपत्यता, तो वंध्यत्व, स्त्री पुरुष वंध्यत्व दोनों में भी आप कंडीशन देखकर वहां पर जरूर यूज कर सकते हो। उभयार्थ करादृष्टा स्नेह बस्ती निरूहयो, तो यहाँ पर उभयार्थ करादृष्टा, इसका मतलब कमेंट्री में क्लियर लिखा हुआ है कि उभयार्थ करादृष्टा इति स्नेह बस्ती निरूहयो अपि साध्यम अर्थम स्नेहनम शोधनम च कुर्वीत इति भावः। तो यापन बस्ती का प्रयोग स्नेहन के लिए भी हो रहा है और स्रोतो शोधन के लिए भी हो रहा है। तो ये डबल, यानी कि कितना एक दूसरे के अपोजिट, विरुद्ध भाव है, लेकिन यापन बस्ती ये दोनों भाव साध्य करती है, इसीलिए उसका महत्व बहुत बड़ा है। अभी या अगर ये सारी चीजें हम देखते हैं तो एक जनरलाइज हम कह सकते हैं कि यापन बस्ती अकम्प्लिशेस द पर्पस ऑफ आयुस्थापन और वयस्थापन। वो कैसे करती है ये अभी मैंने आपको बताया कि ब्रूहण, स्नेहन, मांसवर्धन, आयुस्थापन, ये सारी चीजें यापन बस्ती की वजह से होती है। एज अ मीनिंग इंडिकेट्स, यानी हमने जो देखा है धारण, पोषण, आयुस्थापन, ये सारे जो हमने मीनिंग देखे उसके, तो यापन बस्ती सस्टेन्स एंड सपोर्ट्स लाइफ
from chronic diseases and from diseases due to its धारण शमन properties. तो अगर कोई गंभीर व्याधि भी है तो व्याधि की अपुनर्भव चिकित्सा के लिए, व्याधि में बल मेंटेन करने के लिए या व्याधि शमन के लिए भी आप यहाँ पर यापन बस्ती यूज कर सकते हो, ये इसका मतलब है. यानी वेरियस कंडीशंस में यापन बस्ती कैन बी यूज्ड. यापन बस्ती should be adopted in chronic depletive illness so that bala of the patient can be increased and स्वस्थ would be maintained. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि रुग्ण का जो बल है वो व्याधि से कम होता है और इसकी वजह से व्याधि बल बढ़ता है और व्याधि बल बढ़ने की वजह से फिर वो रुग्ण कष्ट साध्य या असाध्यता की ओर चला जाता है. तो अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि जहां पर आपको मृदु शोधन की अपेक्षा है लेकिन रुग्ण का बल वर्धन की भी अपेक्षा है, ये अगर कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो वहां पर आप यापन बस्ती का जरूर प्रयोग कर सकते हो. यापन बस्ती सस्टेन्स लॉन्जेविटी ऑफ द पर्सन बोथ इन डिसीज एंड हेल्दी कंडीशन. तो हमने अभी देखा कि स्वस्थ अगर है तो स्वास्थ्य मेंटेनेंस के लिए भी आप यापन बस्ती दे सकते हो और अगर व्याधित है तो व्याधि शमन के लिए और बलवर्धन के लिए यापन बस्ती का प्रयोग होना जरूरी है. इन स्वस्थ कंडीशन इट इज यूज फॉर रसायन और वाजीकरण पर्पज. तो रसायन और वाजीकरण, रसायन कर्म के लिए ऑफ कोर्स रसायन के पहले हम कुछ मृदु शोधन कर लेते हैं, उसके बाद ही यापन बस्ती का प्रयोग हो सकता है. इन आतुरावस्था इट इज एम्प्लॉयड स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिसीजेस और धातुगतावस्था ऑफ दोष. तो दोष जैसे जैसे धातुगत हो जाएंगे वैसे वैसे व्याधि की कृच्छ्रता बढ़ती जाएगी. तो इसलिए मैंने कहा कि कृच्छ्र साध्य व्याधि की ओर अगर रुग्ण जा रहा है तो ये रोकने के लिए, ये अवॉइड करने के लिए आप वहां पर रुग्ण बल मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए वहां पर आप यापन बस्ती का प्रयोग जरूर कर सकते हो. अभी जैसे हमने देखा कि यापन बस्ती बहुत सारी जगह पे आप दे सकते हो, लेकिन फिर भी यापन बस्ती जब आप देते निरूह का ही अगर एक पर्याय बताया गया है तो इट इज वेरी क्लियर कि निरूह बस्ती के जो नियम है ये सारे के सारे यापन बस्ती के लिए भी अप्लाइड है. तो जैसे निरूह हम एम्प्टी स्टमक देते हैं वैसे ही यापन भी आपको एम्प्टी स्टमक देना है. तो वर्जनीय विषय में जैसे कि आपने खाना खाया और इमीडिएटली यापन बस्ती दिया, ये नहीं हो सकता. यापन बस्ती की जो मात्रा है इज इक्वल टू निरूह बस्ती, यानी कि वो 12 प्रसृत हो सकती है. तो 12 प्रसृत होने के लिए उसकी इतनी मात्रा है तो आपको यही मात्रा यापन बस्ती के लिए भी देनी है, ये भी इसमें क्लियर हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो है तो निरूह के लिए भी जो वर्जनीय विषय है वो सारे के सारे यापन बस्ती के लिए भी वर्जनीय है. लेकिन फिर भी यापन बस्ती के लिए स्पेसिफिक वर्जनीय विषय जो बोले गए हैं वो है व्यायामो, मैथुनम, मद्यम, मधुनी, शिशिराम्बुच, संभोजनम, रथक्षोभ, बस्तीशु एतेषु गर्हितम. तो इसका मतलब है कि आप अगर देखते हो तो व्यायाम, मैथुन, रथक्षोभ ये सारी चीजें वात प्रकोप करने वाली है. रथक्षोभ और मैथुन ये दोनों चीज अष्टमहादोषकर विषय में भी आए हुए हैं. तो रथक्षोभ की वजह से सर्व शरीर पीड़ा है और मैथुन की वजह से शुक्र क्षय है, उसकी वजह से वात प्रकोप बहुत हो सकता है. व्यायाम की वजह से भी वात प्रकोप बहुत हो सकता है. तो इसके लिए जब यापन बस्ती आपका चल रहा है, यापन बस्ती आप वात शमन के लिए दे रहे हो, बलवर्धन के लिए दे रहे हो, वहां पर वाजीकरण के लिए या शुक्रवर्धन के लिए दे रहे हो, तो वहां पर ये व्यायाम, मैथुन और रथक्षोभ इस तरीके के वात प्रकोप करने वाले सारे विषय ये वर्ज्य है. फिर मद्य, मद्य की वजह से भी रुक्षता बढ़ सकती है, पित्त की उष्णता बढ़ सकती है और उसकी वजह से भी यापन का जो हमें कर्म अपेक्षित है उसका फल हमें नहीं मिल सकता, इसीलिए मद्य भी वहां पर नहीं यूज करना है. मधुनीच, तो मधु इसका मतलब मध, मधु, तो मधु अगर आप देखते हो तो रुक्ष, कषाय इस तरीके का है. तो यापन बस्ती का प्रयोजन जो है हमारा ये अगर बलवर्धन, मांसवर्धन है तो यहाँ पर लेखन करने वाला मधु, अभ्यंतर पान इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है. फिर शिशिराम्बुच, यापन बस्ती बेसिकली गुरु है, स्निग्ध है, शीत है. तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ अगर उसके साथ आप शिशिराम्बु, ठंडा पानी अगर पीते हो तो वहां पर उत्क्लेश हो सकता है कफ का, या कफवर्धन के लक्षण कुछ दिखाई दे सकते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है.
यापन बस्ती की वजह से बलवर्धन होना अपेक्षित है, लेकिन यापन बस्ती और उसके साथ कुछ शिशिर, अगर अम्बु है, शिशिर वायु का सेवन है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। तो ये इसका मतलब है। संभोजन, इसका एकदम स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ है। संभोजनम इसका मतलब है यथेष्ट भोजनम। संभोजनम इसका मतलब दिया हुआ है पथ्य अपथ्यम इह एकत्र भुक्तम संभोजनम मतम। तो इसका मतलब है कि यथेष्ट भोजनम, यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब बस्ती देते हैं तो रुग्ण को हम कहते हैं कि 1/4 पार्ट कम खाना है आपको, लेकिन बहुत बार पेशेंट बहुत खाकर आता है, तो उसकी वजह से यापन बस्ती यानी कि जो एक धारण काल होना चाहिए, तो वो धारण काल उसमें नहीं दिखाई देता। इवन अनुवासन में भी हमें धारण काल कम दिखाई देता है। तो इसलिए संभोजनम ये जो है, ना ही ये सिर्फ यापन बस्ती के लिए, लेकिन सारे बस्तियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है संभोजनम। तो यथेष्ट भोजन करके आने के लिए पेशेंट को कभी भी नहीं कहना है। पेशेंट को स्पेशली ये एजुकेट करना है कि आपको 1/4 खाना कम खाकर आना है, और पथ्य और अपथ्य का एकत्र करके आपको नहीं खाना है। क्योंकि अभी जैसे ये वर्षा ऋतु चल रही है, तो वड़ा पाव है, उसके साथ कोक है, इस तरीके का पथ्य अपथ्य, फिर उसके बाद कुछ खाना घर का खाएंगे, तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यथेष्ट भोजन नहीं करना है, पथ्य अपथ्य का एकत्रीकरण नहीं करना है। अगर हमने यापन बस्ती दी है, तो जैसे कि निरूह बस्ती हम देते हैं, तो निरूह बस्ती का धारण काल 1 प्रहर जो बोला गया 45 मिनट्स, उसी तरीके से यापन बस्ती का भी धारण काल बोला गया है, क्योंकि यापन बस्ती ये निरूह का ही एक विकल्प है। तो मैंने ये पहले ही क्लियर किया है कि जितने सारे नियम निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती के लिए है, वही नियम हम यापन बस्ती के लिए भी एप्लीकेबल वही नियम है। तो यहाँ पर अगर यापन बस्ती बाहर नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए ये भी पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बार ऐसे होता है कि हमने बस्ती तो दे दी, वो बाहर नहीं आ रही है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो यापन बस्ती बाहर कभी कभी क्यों नहीं आ सकती, तो मृदुत्वात् न निवर्तन्ते यस्य तु एते प्रयोजितः। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बहुत मृदु बस्ती है यापन बस्ती, उसमें यूज किए हुए हैं, तो वो बहुत मृदु हो जाते हैं। कभी कभी शीत बस्ती दिया जाता है, तो उसकी वजह से बस्ती का धारण का यानी कि बस्ती जो बाहर आना चाहिए 1 प्रहर में, तो वो नहीं आता, और इसकी वजह से वो अप्रवृत्त हो जाता है। तो अगर ये अप्रवृत्त है, तो निरूह का जैसे हमने बताया कि मृत्यु तक के वहां पर व्यापद दिए हुए हैं, तो वही सारे व्यापद यहाँ पर भी हो सकते हैं अगर बस्ती अप्रवृत्त हुआ तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। समुद्रै बस्तिभिः तीक्ष्णैः आस्थाप्य क्षिप्रम एव सहा। तो जो निरूह बस्ती के लिए हम करते हैं कि समुद्र यानी कि गोमूत्र डाला हुआ तीक्ष्ण बस्ती हमें इमीडिएटली देना है, ताकि वो तीक्ष्णता की वजह से वो बस्ती बाहर आता है। उसके साथ साथ जो पहला हमने यापन बस्ती दिया है, वो भी उसके साथ साथ बाहर आ सकता है। तो अगर यापन बस्ती की अप्रवृत्ति होती है, तो आपको तीक्ष्ण बस्ती इमीडिएटली देना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि यापन बस्ती हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ दोष आ सकते हैं, यानी कि व्यापद हो सकते हैं, क्योंकि बस्ती है हम दे रहे हैं, तो व्यापद होने के भी चांसेस है। तो अगर व्यापद होते भी है, तो कौन से होते हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो शोफ, अग्निनाश, पांडुत्व, शूल, अर्श, परिकर्तिका, स्युः ज्वर, अतिसारश्च, यापन, अति अत्यर्थ सेवनात्। तो अत्यर्थ सेवनात् ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जैसे कि आप लोगों की एक भावना होती है कि आयुर्वेद का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, उसी तरीके से ये भी हो जाता है कि यापन बस्ती का कोई व्यापद नहीं हो सकता क्योंकि वो यापन बस्ती है। लेकिन अत्यर्थ सेवनात्, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये हमेशा याद रखिए। तो निरूह और अनुवासन ये दोनों भी बस्ती अत्यर्थ सेवनात् नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अत्यर्थ सेवनात् हम करते हैं तो वात प्रकोप होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, यानी कि होता ही है वात प्रकोप, और उसकी वजह से फिर अग्निनाश यहाँ तक की कंडीशन आ सकती है। तो अग्निनाश अगर होता है तो शोथ, पांडु या ज्वर, अतिसार, इस तरीके के व्याधि हमें दिखाई देते हैं। या फिर जैसे कि बार बार वहां पर गुदक्षणन हो जाता है, क्योंकि बार बार आप बस्ती दे रहे हो वहां पर, तो स्थानिक कुछ न कुछ हमें अर्श या परिकर्तिका जैसे कुछ न कुछ व्याधि वहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कुछ व्यापद हमें मिलते हैं,
तो हमें पहला एक तो यापन बस्ती रुकवाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में अकॉर्डिंग टू द डिसीज हमें उसके लिए ट्रीट करना है। तो अगर हमें यापन बस्ती के यापन में चिकित्सा देनी है तो ग्रंथोक्त चिकित्सा ये है कि अरिष्ट क्षीर सिद्धवाद्या तत्रेष्टा दीपनी क्रिया युक्त्या तस्मात् निषेवेत यापनान्न प्रसंगतः। तो आपको ये तो पता चला होगा अभी कि अग्निमांद्य, यही बेसिकली ये शोफ, पांडु, शूल, ज्वर, अतिसार, ये इतने सारे जो बड़े व्याधि है उसका मूल है वो अग्निनाश है। तो अग्निनाश अगर दिख रहा है आपको वहां पर क्लियर कट और ये व्याधि दिखाई दे रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? पहले तो यापन रुकवाना है। दूसरी बार यह है कि दीपनी क्रिया, वहां पर आपको दीपन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्नि का जब तक आप दीपन नहीं करते तब तक आप ये व्याधियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिर्फ व्याधि को फोकस मत करो, उसके पहले आपको अग्नि के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये अरिष्ट सिद्धू इस तरीके के दीपन करने वाले तीक्ष्ण द्रव्य आए हुए। तो अभी हम ये लास्ट मोड पे है कि कौन कौन से यापन बस्ती आए हुए हैं। तो चरक में मुस्तादी, जिसे हम राजे यापन कहते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ बस्ती है। फिर एरंडमुलादी, सहचरादी, बलादी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सारे बस्ती बहुत ही यूजफुल साबित हुए हैं। मुस्तादी यापन जैसे कि मैं एक आपको बाद में उदाहरण देने वाली हूँ कि मैंने मूत्राशमरी में अपुनर्भुव करके कैसे यूज किया है। बलादी यापन द्वितीय आमवात के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि आमवात की जीर्णावस्था है, वहां पर रुग्ण की बल की अपेक्षा है और वहां पर पृष्ठ कटी ऐसे ग्रह वहां पर आपको दिख रहा है, तो वहां पर आप बलादी यूज कर सकते हो। बलादी तृतीय क्षीण आर्तव, क्षीण शुक्र, इसमें भी बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। हपुषादी बस्ती वात रक्त में, यानी कि मैंने ये देखा है कि हपुषादी बस्ती के बाद ग्रह भी कम होता है, शोथ कम होता है और यूरिक एसिड भी कम होते हुए मैंने देखा है। तो इस तरीके से ये सारे जो बस्ती है ये बहुत ही रुग्ण बल देने के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होते हैं। ये सारे जो 216 बस्ती चरक ने बताए हैं, तो यही बस्ती में अलग अलग मौसरस एकत्र करने के बाद जितने सारे बस्ती है, तो ये सारे बस्तियों की ये लिस्ट है। टोटल 216 बस्ती, यहाँ पर स्नेह बस्ती भी दी हुई है और उसका तरीका भी बताया है कि वो कैसे सिद्ध करना है। तो इतने सारे यापन बस्ती यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक क्विक हम एक जस्ट देखते हैं एक उदाहरण, क्योंकि अगर हम यापन बस्ती देखते हैं तो ये कहाँ पर कैसे यूज होती है ये देखना भी बहुत रंजक होगा, आवश्यक होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मुस्तादी यापन बस्ती मैंने मुद्राशमरी में अपुनर्भव चिकित्सा के तौर पर दिया था, तो सारा हम नहीं देख पाएंगे आज, लेकिन एक मुद्राशमरी के जो अगर आप संप्राप्ति घटक देखते हो तो उसका मूल स्थान पक्वाशय है और दोष में है वो वात है, कफ है और पित्त का शोषण हो रहा है, कफ पित्त का, उसकी वजह से वहां पर अश्मरी उत्पन्न हो रही है। तो गुण कौन कौन से बढ़ रहे हैं? रुक्ष, उष्ण और खर। और स्रोतो दुष्टि जो है वो संगात्मक है और दुष्य जो है वो मूत्र है। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि उत्पत्ति स्थान मैंने पक्वाशय लिखा है, क्योंकि बेसिकली मूत्र की उत्पत्ति जो है ये पक्वाशय से ही हो रही है। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो गुदगत वात में भी एक उसमें लिखा हुआ है कि अश्म यानी कि शर्करा, मूत्र शर्करा, ये गुदस्थित वायु का एक लक्षण बताया गया है। फिर उदावर्त जो है, तो उदावर्त की जो चिकित्सा है वो गुद और पक्वाशयस्थ वात जो है उसके लिए उदावर्त की चिकित्सा करने के लिए बोली है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली अश्मरी जो है, मूत्राश्मरी, ये गुदगत वात की वजह से भी हो सकती है। मूत्र का उत्पत्ति स्थान पक्वाशय है, उसके लिए भी हमें पक्वाशय के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो इसलिए हमें उदावर्त की चिकित्सा उसमें हम कर सकते हैं। तो अगर उदावर्त की चिकित्सा हम देखते हैं तो उसमें निरूह है, अश्मरी की चिकित्सा हम देखते हैं तो उसमें भी निरूह बताया गया है, और अश्मरी की चिकित्सा में ही ये बताया गया है कि त्रिदोष प्रभव है पूरा अश्मरी, लेकिन उसमें भी वायु को पहले देखना बहुत जरूरी है और स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष कार्यम। तो स्थानानुपूर्व्या इसका मतलब है कि वायु का स्थान है पक्वाशय और वायु की चिकित्सा है बस्ती। तो इसीलिए हमें पहली चिकित्सा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो करनी है वो है निरूह बस्ती या अस्थापन बस्ती। ये देखने के बाद आपको ये समझ में आया हुआ होगा कि अगर व्याधि अवस्था है तो व्याधि अवस्था में एक व्याधि का शमन के लिए अगर औषध देंगे या रसायन के लिए देंगे। रसायन के लिए क्यों देते हैं हम? तो स्रोतों बल मेंटेन करने के लिए, धातु बल बढ़ाने के लिए
और अधिष्ठान में जो ख वैगुण्य हुआ है, तो ख वैगुण्य दूर होकर अधिष्ठान का बल भी बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम रसायन चिकित्सा देते हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि अपुनर्भव इज इक्वल टू रसायन चिकित्सा हम कर सकते हैं। मुस्तादी यापन बस्ती जो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ था, तो ये आप देख सकते हो कि दोषघ्नता जो है वो कफघ्न, पित्तघ्न और वात शामक है। आप अगर हर एक मुस्तादी यापन बस्ती के कंटेंट्स देखते हो तो उसमें से बहुत सारे द्रव्य ये मूत्रगामी है, अश्मरिघ्न है, मृदु शोधन भी करने वाले हैं और साथ साथ ब्रूहण और रसायन कर्म करने वाले भी है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि निरूह बस्ती इज द चॉइस फॉर मूत्र विकार, लेकिन यहाँ पर मूत्राशमरी के बाद अपुनर्भव चिकित्सा के लिए मैंने मुस्तादी यापन दिया था, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स आते हैं लेकिन 3-3, 4-4 साल कंटिन्यूअसली उनमें मूत्राशमरी दिखाई देती है। तो ये अगर कंडीशन है तो आपको वहां पर अधिष्ठान का, वहां के स्रोतस का बल बढ़ाना है, आपको रुग्ण का बल बढ़ाना है, और ये सारे करने के लिए यहाँ पर आपको यापन बस्ती की आवश्यकता है। सो एज इट इज अ यापन बस्ती, इट मेंटेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ पक्वाशय, यानी कि जो धारण कर्म हमने पहले देखा था, नरिशेस मूत्र जो पोषण कर्म हमने देखा था, एंड हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द डिसीज दैट इज अपुनर्भव, दैट इज रसायन। तो एक बहुत ही मैंने ब्रीफ यानी कि बहुत ही शॉर्ट में ये मैंने दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ही फास्ट आगे जा रहा है, तो इसीलिए ये हमने देखा कि मूत्राशमरी में अपुनर्भव चिकित्सा के लिए हम मुस्तादी यापन कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने सारे बस्ती चरक ने दिए हुए हैं, आप उसमें से योग्य अध्ययन करके अच्छे से, उसकी फलश्रुति भी उसके साथ दी हुई है, तो वो फलश्रुति देख के इस तरीके से आप व्याधि में या अपुनर्भव चिकित्सा के लिए या रसायन के लिए आप यापन बस्ती बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हो। तो we can conclude यापन बस्ती is a type of कषाय और निरूह बस्ती in which कषाय is replaced by क्षीर। तो यापन बस्ती के अगर आप कंटेंट्स देखते हो तो ये क्षीर पाक किया हुआ है, यानी कि सिर्फ उसमें द्रव द्रव्य क्षीर या अवाप द्रव्य क्षीर ऐसे नहीं डाला हुआ है। तो निरूह बस्ती में बेसिक द्रव द्रव्य होता है कषाय, लेकिन यापन बस्ती में बेसिक द्रव द्रव्य होता है क्षीर, क्योंकि वो क्षीर पाक बनाया हुआ है और फिर उसमें मांसरस ऐड किया हुआ रहता है आवाप के तौर पर। फिर यापन बस्ती एनहांसेस बल, वर्ण, मांस एंड शुक्र। यापन बस्ती aims in such conditions where मृदु शोधन along with बलवर्धन are expected. यापन बस्ती increases longevity of life and यापन बस्ती can be used in healthy as well as in diseased condition. तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जितना मुझे समझ में आया था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं सारे बस्ती आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है ये आपको समझ में आया होगा। और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप यापन बस्ती जो एक थोड़ा सा कभी कभी निग्लेक्टेड पॉइंट हो जाता है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे दो, और बहुत सारे यापन बस्ती आए हुए हैं, आप उसका उपयोग अपने प्रैक्टिस में, अपनी चिकित्सा में जरूर करना। तो यही ये लेक्चर की सफलता होगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर ये कंक्लूजन के बाद मुझे कहा गया था कि आप एक कल्प का भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफली एक कल्प आपको बताना है, तो इसीलिए हम कल्पक की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने कल्प लिया है कामिनी कुलमंडन रस। तो शायद बहुत सारे लोगों ने ये रस का नाम, ये वटी का नाम सुना नहीं है, क्योंकि ये वृद्ध वैद्याधार का एक कल्प है कामिनी कुलमंडन। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही बढ़िया है, तो हम देखेंगे कामिनी कुलमंडन। तो 1993 में आरोग्यवर्धिनी के ऊपर एक सेमिनार हुआ था आयुर्वेद व्यासपीठ का, तो वहां पर ये आरोग्यवर्धिनी नाम का एक बुक पब्लिश हुआ था, उसमें ये कामिनी कुलमंडन ये पार्ट उसमें आया हुआ है। तो आयुर्वेद बृहस्पति श्री गोवर्धन जी शर्मा छांगाणी नागपुर से वैद्य है, तो इस वैद्यराज ने इसका यानी कि ये लेखन उनका है और कामिनी कुलमंडन ये नाम भी उनका है। तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये वृद्ध वैद्याधार उन्होंने दिया हुआ है। तो वहां पर उन्होंने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि एक यंग पेशेंट के लिए, लेडी के लिए, उन्होंने एक दाई को पूछा था कोई इसके लिए मैं क्या दे दूं। तब वो दाई जो थी उन्होंने बहुत सालों से ये यूज कर रही थी वो, तो एक पार्ट उन्होंने वैद्यराज को दिया
और उस पाठ का नाम इस वैद्यराज ने, शर्मा, ये जो वैद्यराज है, उन्होंने उसका नाम कामिनी कुलमंडन रखा। और फिर इसका जब उन्होंने अध्ययन किया तब आरोग्यवर्धिनी का एक परिवर्तित पाठ है, यानी कि बेसिक आरोग्यवर्धिनी जो है उसमें कुछ चेंजेस करके फिर जो पाठ बना हुआ है उसे हम कहेंगे कामिनी कुलमंडन रस। तो कंटेंट्स ऑफ कामिनी कुलमंडन अगर आप देखते हो तो कामिनी कुलमंडन और आरोग्यवर्धिनी, उसमें बहुत सारे द्रव्य सेम ही है, जैसे त्रिफला, शिलाजीत, गुग्गुल, चित्रकूट की, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स यानी कि उसका जो परसेंटेज है उसमें चेंजेस है। कामिनी कुलमंडन में एडिशन अगर है तो वो काला बोल, रेवाचीनी और त्रिकटु एडिशन है। कामिनी कुलमंडन में और आरोग्यवर्धिनी में पारद, गंधक, लोह, ताम्र और अभ्रक ये सेम क्वांटिटी में है। और एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में कि आरोग्यवर्धिनी को निम्बपत्र स्वरस की भावना है, लेकिन कामिनी कुलमंडन को कुमारी स्वरस की भावना है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको पता चला होगा कि वो यंग लेडी जो थी वो किस तरीके की पेशेंट रही होगी। तो वो वंध्यत्व की पेशेंट थी, वो आर्तवक्षय की पेशेंट थी और उसके लिए ये पाठ यूज किया हुआ था। तो आरोग्यवर्धिनी का एक परिवर्तित पाठ यानी कामिनी कुलमंडन। तो उसमें सिर्फ हम रेवाचिनी, काला बोल ये दो ही अलग यहाँ पर है, क्योंकि त्रिकटु का आपको सबको पता है, कुमारी का पता है। तो काला बोल यानी कि कुमारी घन, तो कुमारी के जितने सारे गुणधर्म है, तिक्त, मधुर, भेदिनी, दीपन पाचन या आर्तव जनन, विरेचक, ये सारे के सारे गुणधर्म ये काला बोल यानी कृष्ण बोल में भी आता है। और रेवाचिनी ये तो विरेचक है, ये आप सबको पता है। तो ये कामिनी कुलमंडन जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है गर्भिणी में या इवन सुतिक अवस्था में, लेकिन पहले 3 दिन तक गर्भाशय शोधन के लिए अगर आप कामिनी कुलमंडन देना चाहते हो तो वहां पर आप दे सकते हो। ओवरऑल इफेक्ट अगर आप कामिनी कुलमंडन का देखते हो तो गुणतः वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, तिक्त, कटु, लघु, रूक्ष, भेदन, सर और मल शुद्धिकरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये मल शुद्धिकरी है। व्याधि अगर आप उसकी फलश्रुति में देखते हो तो गुल्म, प्रमेह, स्थौल्य और मेद दुष्टिजन्य जितने भी व्याधि है उस व्याधि में आप कामिनी कुलमंडन का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अवस्था अगर आप देखते हो दोषों की तो कफवात प्रधान अवस्था में या स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति अगर आपको दिखाई देती है तो वहां पर आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हो। दुष्य में रस, रक्त, मांस और मेद ये 4 अगर दुष्य है तो बहुत अच्छे से वहां पर आप कामिनी कुलमंडन यूज कर सकते हो। उपधातु में स्पेशली रस के उपधातु जो है रज और स्तन्य, तो उसके लिए कामिनी कुलमंडन उपयोगी, बहुत उपयोगी है। और मल में रसमल कफ और मज्जा मल जो पुरुष और नेत्र का जो स्नेह होता है, ये सारे मल के ऊपर बहुत अच्छा, क्योंकि मल शुद्धिकरी है तो इसलिए यहाँ पर यूज हो जाती है। हम अभी डायरेक्टली व्याधि देखते हैं कुछ न कुछ, ताकि आपको इसकी कार्मुकता समझ में आएगी। तो पीसीओएस अगर हम देखते हैं तो पीसीओएस अभी इतना, यानी कि हर एक 3-4 लड़कियों के बाद एक लड़की पीसीओएस की आ रही है। आपको सबको ये पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट व्याधि अभी हो चुका है। अनियमित रज प्रवर्तन, कष्टार्तव, अल्प रजस्त्राव, वंध्यत्व, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। और संप्राप्ति घटक में अगर आप देखते हो तो वात दुष्टि स्पेशली प्राणापान की है, पित्त दुष्टि यानी कि स्त्री बीज का परिणमन नहीं हो रहा है, और कफ दुष्टि यानी जो थिकनेस है उसकी वजह से वो रप्चर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वात, पित्त और कफ तीनों की दुष्टि है। और निदान जो हम उसका कर रहे हैं वो कफावृत वात या अधोनाभिज गुल्म, इस तरीके की कुछ कंडीशन उसमें हमें दिखाई देती है। तो जो हमें ट्रीटमेंट देनी है फिर हमें कैसे देनी होगी, जो विरेचक होगी, जो वातानुलोमन होगी और जो भेदन होगी, क्योंकि कफ का आवरण हमें दूर करना है, वात का अनुलोमन करना है, और जो अधोनाभि जो गुल्म है तो उसके लिए हमें विरेचन भी करना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो संप्राप्ति भंग करने के लिए इसमें जो द्रव्य अगर आप देखते हो तो कुमारी, रेवाचिनी, काला बोल, कुटकी, इस और कुटकी का प्रमाण भी इसमें बहुत ज्यादा है, यानी 40% उसमें यूज किया हुआ है, 40 पार्ट्स। तो ये विरेचक द्रव्य है सारे। तो जो हमने चिकित्सा सूत्र हमने देखा है तो अकॉर्डिंगली ये जा रही है। फिर त्रिकटु, ताम्रादि भस्म, चित्रक, इस तरीके के उष्ण, तीक्ष्ण और भेदन करने वाले द्रव्य है, जो कि गुल्म का या कफ का जो आवरण आया हुआ है ये भेदन करने में बहुत उपयुक्त साबित होती है। अनुपान के तौर पर इसके साथ साथ हम कुमारी आसव या कार्पास मूलासव, दशमूलारिष्ट, वरुणादि क्वाथ या गोरखमुंडी का क्वाथ, जो भी आप
पेशेंट की कंडीशन देखते हो अकॉर्डिंगली आप जरूर दे सकते हो। और पीसीओएस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं, लेकिन पेशेंट स्थूल होना, कफ का आवरण होना, ये सारी चीजें उसमें बहुत आवश्यक होती है। नहीं तो पित्त प्रकोप होने की बहुत सारी बात, रुक्षता बढ़ सकती है और वात प्रकोप होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो पीसीओएस में बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। तो पीसीओएस में या सिर्फ स्थौल्य, इस तरीके की भी पेशेंट्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम ब्रीफली देखते हैं स्थौल्य की संप्राप्ति, तो मेदसावृत वायु है कोष्ठ में, उसकी वजह से, वायु की वजह से अग्नि संदूषण हो रहा है और आहार का जरण तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो पाचन होने के बाद शरीर भाव में जो उसका कन्वर्जन होना जरूरी है तो वो नहीं हो रहा है। सिर्फ भोजन के प्रति आकांक्षा बढ़ रही है रुग्ण की, और क्षुध अतिमात्रम और पिपासाति योग बढ़ रहा है, और उसकी वजह से रस, मांस और मेद की धात्वाग्नि हो रही है, धात्वाग्नि मांद्य हो रही है, और उसकी वजह से मेद धातु की अपाचित वृद्धि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और बेसिकली आहार रस की सामता है, उसकी वजह से आगे जाकर मेद की भी सामता वहां पर हमें दिखाई देती है, और अपाचित और बहु वृद्धि, इस तरीके से मेद धातु सामने आता है। अगर हमें स्थौल्य में संप्राप्ति भंग करना है तो मेद का आवरण हमें दूर करना होगा, वातानुलोमन करना होगा, अग्नि की जो पाचन की क्षमता है उसमें वृद्धि करनी होगी। मेद धात्वाग्नि, जाठराग्नि अगर प्रॉपर होता है तो मेद धात्वाग्नि अपने आप ही होगा, लेकिन मेद धात्वाग्नि के ऊपर भी हमें काम करना होगा, तभी जाकर उपचित मेद धातु निर्मिति हो सकती है। फिर मलपाचन गुणधर्म की वजह से जो मल स्वरूप यानी कि स्थौल्य जब होता है तब स्वेद भी अति प्रवर्तन होता है, तो मलपाचन गुणधर्म भी होना उस द्रव्य में बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे कामिनी कुलमंडल में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि आपको पता है कि सारे व्याधियों को हम नाम नहीं दे सकते, लेकिन नाम नहीं दे सकते इसका मतलब हम उसकी संप्राप्ति नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हम संप्राप्ति देखते हैं तो संप्राप्ति घटक पहला देखना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में दोष अगर हम देखते हैं तो कफ प्रधान है, जैसे कि प्रातःकालीन मुखशोथ है, ये कफ प्रधानता दिखाई देता है। वात में उदान है, क्योंकि उदान स्थान में ही वो ग्रंथि की वृद्धि है, शोथ जो है ये उदान का स्थान है, और उदान स्थान की वजह से वहां पर आपको स्वरसाद, बलहानि, त्वक वैवर्ण्य, स्मृति कम होना, उत्साह हानि, इस तरीके के लक्षण जो उदान की लक्षण है, उदान के दुष्टि के लक्षण है, ये सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप दुष्य की ओर जाते हो तो वहां पर मेद है पहला दुष्य, जो मेद धात्वाग्नि मांद्य की वजह से वहां पर मेद धातु का यानी कि जो स्थौल्य वहां पर हमें दिखाई देता है। मेद व स्रोतस में अवरोध है, और अवरोध की वजह से फिर से जैसे हमने स्थौल्य की संप्राप्ति देखी थी उसी तरीके से यहाँ भी संप्राप्ति हो रही है, और वहां पर मेद अपाचित स्वरूप में हमें दिखाई देता है। फिर मेद धातु अगर दुष्टि है तो ऑफकोर्स उसके उप धातु और मल की भी दुष्टि होगी। तो स्नायु और संधि की विकृति है, उसकी वजह से वहां पर हमें संधिशूल दिखाई देता है। त्वक सौकुमार्य या मार्दव जो है हमारे त्वचा का, वो कम होता है, रुक्षता बढ़ती है। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट देखते हो तो वहां पर आपको रुक्षता दिखाई देती है। अस्थि का भी आगे जाकर पोषण नहीं होगा, क्योंकि मेद तक ही वहां पर ही धात्वाग्नि मांद्य है, तो आगे पोषक अंश जा ही नहीं पा रहा है, तो अस्थि का भी पोषण नहीं हो रहा है वहां पर, और केशव जैसे कुछ न कुछ वहां पर लक्षण मौजूद है। फिर जैसे कि अस्थि है, उसके बाद मज्जा का पोषण नहीं हो रहा है, मज्जा का पोषण नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मज्जा का जो मल है, तो नेत्र, त्वचा, पुरीष का स्नेह जो है, ये स्नेह क्षय के लक्षण हमें वहां पर मिलते हैं। नेत्र और त्वक रुक्षता और पुरीष विबंध, ये लक्षण हमें वहां पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मेद तक संप्राप्ति रुकी हुई है, पोषण आगे नहीं जा रहा है, तो अस्थि, मज्जा और शुक्र का भी क्षय हमें वहां पर दिखाई दे सकता है। और शुक्र का व्यक्ति स्थान जो मुख है, तो निस्तेज मुख, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर आप देखते हो अच्छे से तो ये बहुत ही एक यानी कि अंडरलाइन हमें करनी होगी, इस तरीके का ये लक्षण हमें दिखाई देता है। फिर ये तो हुआ कि आगे वाले धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, लेकिन प्रतिलोम गति से, जैसे कि मांस, रस और रक्त, ये धातुओं का भी प्रतिलोम गति से हम उसका पोषण नहीं हो रहा है, और ये प्रतिलोम गति से ये धातुओं का भी क्षय हमें वहां पर मिल रहा है। तो संप्राप्ति अगर आप देखते हो तो स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति है,
कफ दोष की वजह से, मेद धातु की वजह से, और मेद धातु में रादर स्रोतरोध है, धातु क्षयात्मक लक्षण हमें मिलते हैं, भले ही ये स्रोतरोधात्मक संप्राप्ति है, लेकिन आगे वाले धातु मेद के और मेद के पीछे वाले धातु प्रतिलोम गति से इस तरीके से कुछ धातु क्षयात्मक लक्षण हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी आप महाभूत की विकृति बेसिकली है, तो ये हमें अगर दूर करना है तो ही ये चिकित्सा सूत्र हमारा कंप्लीट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ट्रीटमेंट देनी होगी ये आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान चिकित्सा देनी होगी। तो आपकी कामिनी कुलमंडन अगर आप देखते हो तो ये सारे यानी कि आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान इस तरीके के द्रव्यों का संयोग कामिनी कुलमंडन में बहुत अच्छे से किया हुआ है। जैसे कि चित्रक त्रिकटु है जो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, ताम्र कुटकी कुमारी है जो भेदन करने वाले द्रव्य है, शिलाजीत गुग्गुल ये मेदगामी तो है, ये सबको आपको पता है कि स्रोतरोध नाशक द्रव्य है। फिर रस रक्त धातुओं के लिए और हृदय के लिए रुद्य इस तरीके के लोह अभ्रक जैसे भस्म उसमें है। आप अनुपान के तौर पर कोष्ण जल दे सकते हो, पुनर्नवाष्टक क्वाथ जैसे कुछ आपको अगर शोथग्न शूलग्न इस तरीके का अगर काम एक्सपेक्टेड है तो आप वहां पर पुनर्नवाष्टक क्वाथ दे सकते हो। सर्वांग शोथ, त्वक वैवर्ण्य, भार वृद्धि, केशपतन ये सारे लक्षण में कामिनी कुलमंडन से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने खुद ने पाए हैं, बहुत लोगों ने इसका उपयोग किया हुआ है। तो कामिनी कुलमंडन ये आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान ऐसा द्रव्य है जो हम पृथ्वी और आप महाभूत के अगर कुछ आपको यानी कि ये जो 3 व्याधि मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर दिए हुए, प्रमेह हो सकता है या और भी कई व्याधि है, ग्रंथि हो सकती है, गुल्म हो सकता है, जिसमें आप कामिनी कुलमंडन कर सकते हो। तो ये टाइम लिमिट है मुझे 1 घंटे का, तो 1 घंटा लगभग हो चुका है, तो इसीलिए मैंने ये बहुत फास्ट बहुत ब्रीफली आपको ये कल्प समझाया है। लेकिन कामिनी कुलमंडन ये वृद्ध वैद्याधार है उसके लिए, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका भी हमें मिलता है। तो अगर कफ प्रधान, मेद प्रधान, पृथ्वी और आप प्रधान इस तरीके से अगर संप्राप्ति आपको दिखाई दे रही है, फिर वो हाइपोथायराइडिज्म हो, प्रमेह हो, स्थौल्य हो, कोई भी चीज हो सकती है, या रसव स्रोतस का कोई व्याधि आपको दिखाई दे रहा हो, तो वहां पर आप कामिनी कुलमंडन का यशस्वी प्रयोग जरूर कर सकते हो। तो विद दिस यानी कि यापन बस्ती और कामिनी कुलमंडन, तो उसका जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है। सिखाने की नहीं कहूंगी, लेकिन जहां भी मेरा अनुभव जितना भी था वो आपके साथ शेयर करने का मैंने प्रयास किया है, और इसके लिए जो मुझे ये मौका मिला है तो उसके लिए मैं आयोजकों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो भी आपने बहुमूल्य टाइम और बहुमूल्य हम लोगों को नॉलेज दी। जैसा कि आपने अपने फेसबुक में भी लिखा था कि 12 चैप्टर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और जो आपने इजी वे में और प्रैक्टिकल वे में और जो कल्पों के साथ आपने इस अध्याय को डिकोड किया है, उसके लिए मतलब शब्द नहीं है हम लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगर किन्हीं पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन हो तो वो पुट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। एक बार फिर से जो आपने यापन बस्ती में बर्ज बताए थे वो हाँ? फिर से बता दीजिए मैम। वर्जनीय विषय ना, यापन बस्ती वर्जनीय विषय, सही है, यही था ना, यही चाहिए ना? यस मैम। हाँ। तो व्यायाम, मैथुन, मध्य, मधुनी, शिशिराम्बुज, संभोजनम, रथक्षोभ, बस्तीशु एतेषु गर्हितम। तो बेसिकली ऐसा है कि यापन बस्ती निरूह का ही एक प्रकार है, उसका ही एक विकल्प है। तो इसकी वजह से जितने सारे निरूह के वर्जनीय विषय है ये सारे के सारे एप्लीकेबल है यापन बस्ती के लिए, ठीक है। तो जैसे कि विथ फूड अगर पेशेंट आता है तो यापन बस्ती के लिए वर्जनीय है, यानी खाने के बाद आपको बस्ती नहीं देनी है, ये समझ लेना है। निरूह बस्ती की जो मात्रा है उसी मात्रा में यापन बस्ती आपको देनी है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर यापन बस्ती अगर आपको देनी है तो उसमें व्यायाम, मैथुन
और रथक्षोभ, ये स्पेशली ये 3 जो कर्म हैं ये वात प्रकोप करने वाले 3 कारण हैं, सही है। तो इसमें अगर आप यापन दे रहे हो जो कि वात शमन के लिए दे रहे हो, बलवर्धन के लिए दे रहे हो, तो उसमें अगर ये 3 कर्म रुग्ण कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है यापन बस्ती का, और वात प्रकोप हो सकता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो बेसिकली मैथुन, रथक्षोभ और व्यायाम ये सारे पंचकर्म के लिए ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यापन बस्ती के लिए, लेकिन यापन बस्ती में ये स्पेसिफाई किया है क्योंकि आप बलवर्धन के लिए दे रहे हो, शुक्रवर्धन के लिए दे रहे हो, और उसमें अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही हो सकती है, इसलिए ये 3 चीजें नहीं है। फिर मध्य जो है तो मध्य अति मध्यपान इसका मतलब है, तो मध्य में रुक्ष और उष्ण ये 2 गुण बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से रुक्षता अगर बढ़ती है उष्ण के साथ तो रुक्षता ही ज्यादा बढ़ेगी, वात प्रकोप ही ज्यादा होगा, इसके लिए मध्य कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मधु जो है तो मधु ये लेखन करने वाला द्रव्य है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ब्रूहण एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभ्यंतरता मधु लेखन करने वाले द्रव्य क्यों लेने हैं, इसीलिए मधु वर्जनीय है। और शिशिर अम्बु यानी कि अगर ठंडा अम्बु सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पर शिशिर वात का सेवन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये बेसिकली सारे ही पंचकर्म के लिए शिशिर अम्बु या शिशिर वात का प्रयोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उसकी वजह से जो शीत गुण बढ़ेगा, तो ये शीत गुण की वजह से भी यापन बस्ती का जो कर्म हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो सकता, क्योंकि शायद कफ प्रकोप हो सकता है शीत गुण की वजह से, तो वो हमें वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है। कफवर्धन, लेकिन प्राकृत कफवर्धन हमें चाहिए, इस तरीके का विकृत प्रकोप हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। इसलिए ये वात पित्त कफ ये तीनों दोष हमें मेंटेन करने के लिए और बलवर्धन के लिए यापन बस्ती हम दे रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पर वर्जनीय है। और संभोजन का मैंने बताया था कि यथेष्ट भोजन, क्योंकि ये भी नियम यापन बस्ती के लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी बस्ती अगर हम देते हैं तो 1/4 पार्ट हमें कम खाना है। ये पेशेंट को आप हमेशा बोलिए कि 1/4 पार्ट कम खाकर आना है, ठीक है। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, कोई विशेष पूर्व कर्म खाने के अलावा कोई और पूर्व कर्म जैसे करवाते हैं अभ्यंग स्वेदन वगैरह जो स्नेहपान होता है? हाँ, तो अभ्यंग स्वेदन कर ही सकते, क्योंकि ले जैसे हम करते हैं अभ्यंग और स्वेदन, उसी तरीके से आप यापन बस्ती के पहले भी, जैसे कि सपोज एक मांसक्षय है या ऐसा कुछ अगर कंडीशन आपको दिखाई वहां पर दे रहा है तो आप स्नेहन कर सकते हो। यार पहले कौन आ रहा है, तू पहले सांग मला निघ। हेलो हेलो, हाँ तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करिए मैम। होस्ट प्लीज म्यूट अदर्स माइक। यस मैम। हाँ, तो स्नेहन वहां पर आप कर सकते हो, और स्नेहन के साथ साथ यानी कि जो स्नेह आप यूज करोगे तो वो भी शायद महानारायण तेल जैसा होगा, बला तेल जैसा होगा, क्षीर बला होगा, जो भी आपको यूज करना है। तो आप यापन बस्ती दे रहे हो यानी कि आपको पता है कि रुग्ण की कंडीशन क्या है, ठीक है। और स्वेदन जो आपको देना है वो शायद मृदु स्वेद हो सकता है या पिंड स्वेद जैसा यानी शंकर स्वेद जैसा कोई हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा स्वेद वहां पर यूज करते हो, लेकिन बहुत बार यापन बस्ती के पहले मैंने पिंड स्वेद यूज किया हुआ है, सर्वांग, अभ्यंग और पिंड स्वेद। और अगर आप बाष्पपेटी भी यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर मृदु स्वेदन आपको देना होगा वहां पर। ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, राजयापन बस्ती इज द मॉडिफिकेशन ऑफ क्षीर बस्ती? राजयापन इट मीन्स मुस्तादी यापन बस्ती। यस मैम। तो क्षीरबस्ती बहुत बार कैसे होता है, जैसे हम तिक्त क्षीरबस्ती देते हैं सपोज, तो तिक्त क्षीरबस्ती का जो प्रमाण है ये प्रमाण बहुत हम कम दे सकते हैं, यानी कि 120 ml तक भी तिक्त क्षीरबस्ती दे सकते हैं, जैसे कि हम अनुवासन देते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्षीरबस्ती नहीं है, इसमें अगर आप कंटेंट्स देखते हो मुस्तादी यापन या सारे यापन में, तो आप वहां पर देख सकते हो कि वो बेसिकली क्षीरपाक बनाया हुआ है। मुस्तादी यापन का भी अगर आप ये देखते हो पूरा प्रमाण उसका, तो वो पूरा का पूरा क्षीरपाक है। फिर उसके बाद उसमें मांसरस ऐड किया हुआ है, स्नेह ऐड किया हुआ है, कल्क ऐड किया हुआ है, तो ये सारी चीजें वहां पर ऐड करके हमने बस्ती दी हुई है।
तो सिर्फ क्षीरबस्ती इसका मतलब यापन नहीं हो सकता। क्षीरबस्ती आप कौन से भी क्वांटिटी में दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि तिक्त क्षीरबस्ती। तो राजयापन ये क्षीरबस्ती सिर्फ नहीं है, राजयापन मीन्स मुस्तादी यापन, जो सबसे श्रेष्ठ बताया है। मैम एक क्वेश्चन और था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस माइलोपैथी में हम यापन बस्ती दे सकते हैं? दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? ओके। दे सकते हो, लेकिन वो अभी देखो, दे सकते हो लेकिन पेशेंट की कंडीशन कैसी है ये आप पहले देखो। वहां पर आपको पहले पाचन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अस्थि मज्जागतवात जैसे कुछ कंडीशन वहां पर दिखाई देती है। तो वहां पर पहले बाह्य अभ्यंतर स्नेह, अस्थि मज्जागतम जयत, इस तरीके से भी हो सकता है। और उसके लिए आप यापन बस्ती भी दे सकते हो, क्योंकि वो स्निग्ध है उतना, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन पेशेंट की कंडीशन देख के आपको पाचन करना है, या पाचन आपका हो चुका है और अभी आप ब्रूहण कर रहे हो, ये देखकर आप यूज कर सकते हो। थैंक यू मैम। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं मैम से। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, यापन बस्ती नेत्रों के लिए हितकर बताई गई है, तो हमें कैसे वर्क करती है नेत्रों के लिए? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार। मैम जो यापन बस्ती बताई गई है वो नेत्रों के लिए हितकर बताई गई है। हाँ, तो हमें नेत्र में मतलब कि आइस में किस प्रकार से वर्क करती है मैम, थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए मैम इसको। देखो अभी नेत्र जो है, नेत्र किसका अवयव है? मज्जा का अवयव है, ठीक है। यस मैम। तो हाँ, तो अगर आप पक्वाशय में बस देते हो तो पक्वाशय की बस्ती सिर्फ पक्वाशय में नहीं रह रही है, तो वहां से वो मज्जा तक यानी कि ग्रहणी तक भी जा रही है। ये तो आपको पता है कि ग्रहणी तक उसका ये बताया हुआ है ना पूरा, कहाँ तक बस्ती पहुंचती है। तो अगर ग्रहणी तक जाती है इसका मतलब वो मज्जाधरा कला तक जाती है। फिर मज्जाधरा कला का अगर वहां पर वो ग्रहण कर सकती है वहां से, तो वो नेत्र के लिए नेत्र हो सकती है। लेकिन द्रव्य आप कौन सा यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली, क्योंकि चक्षुष्य बस्ती बताया गया है ना, जिसमें यष्टि मधु है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मज्जाधरा कला के ऊपर काम करके नेत्र के ऊपर भी काम कर सकते हो। जी मैम, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम बेसिकली हम पीसीओएस में कौन सी बस्ती देंगे? क्योंकि मैम अलग अलग आचार्यों के मतलब अलग अलग वैद्य के अनुसार इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है और सबने इसको अलग अलग से कोरिलेट किया हुआ है। बेसिकली उसे कुछ ग्रंथाधार है ही नहीं, क्योंकि पीसीओएस ऐसे कुछ ग्रंथ में आया ही नहीं है। जो मैंने पहले ही कहा है कि उसका जो पिक्चर आप देखोगे रुग्ण का, तो अकॉर्डिंगली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बस्ती यूज करना है। क्योंकि पीसीओएस में दो कंडीशंस मिलती है, एक स्थौल्य है और पीसीओएस है, दूसरी कंडीशन मिलती है कि कार्श्य है और पीसीओएस है। फिर जैसे कि स्थौल्य के साथ बहुत बार ऐसे होता है कि दिखाई देता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म है वहां पर, या और कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां पर उसके साथ, यानी उपद्रव स्वरूप में है या व्याधि संकर के स्वरूप में है, ये भी दिखाई देता है। तो इसीलिए जो मैंने संप्राप्ति दी थी वो एक जनरलाइज संप्राप्ति दी है कि वात का उसमें दोष कौन सा है, तो वात है, क्योंकि प्राण अपान ये दोनों की विकृति है। कफ की विकृति क्यों है? क्योंकि वो उसमें रप्चर ही नहीं हो रहा है ना, कवर इतना थिकनेस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कुछ कफावृत वायु जैसी कुछ तो ट्रीटमेंट हमें करनी है, या अधोनाभि जो गुल्म जो है अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो आप ये कर सकती हो कि यहाँ पर अनुवासन देकर फिर शोधन बस्ती जैसा कुछ यूज कर सकती हो, या उसमें लेखन बस्ती का प्रयोग हो सकता है। तो ये दोनों आप वहां पर यूज कर सकती हो, या वरुणादि जो गण आया हुआ है, शोधनादि गण संग्रह जो है वाग्भट का 15वां अध्याय सूत्र स्थान का, तो उसमें वरुणादि गण आया हुआ है। तो वरुणादि गण यूज करके देखो, उसका क्वाथ यूज करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम ये दोनों कार्श और स्थौल्य दोनों में यूज कर सकते हैं मैम? दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वात प्रकोप वहां पर यानी कि बहुत नहीं ना बढ़ रहा है। ये आपका यानी कि योजक आप हो, तो आपको ये देखना है कि कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। थैंक यू मैम।
आई होप सभी को आंसर मिल गए होंगे अपने। और मैम एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों के साथ डॉक्टर अंशुमन और वैद्य आनंद पांडे जुड़े हुए हैं, जो कि ये अनुभूति ट्रस्ट है उसके फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा। तो मैम जो ये ट्रस्ट है तो ये आयुर्वेदा और एलोपैथी में सामंजस्य के लिए है, दोनों अच्छा। में सामंजस्य में कैसे काम कर सके। तो जो डॉक्टर अंशुमन अभी जो जुड़े हुए हैं वो कैंसर सर्जन है दिल्ली में, और ये और सर को काफी अच्छा नॉलेज है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का। अच्छा, काफी अच्छे सर। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपने समय निकाला इतने अपने बिजी शेड्यूल में, और नहीं, फिर से मुझे आपकी वो पुरानी वाली क्लास याद आ गई। लेकिन वो कैसे कि 1 घंटे में एक कल्प और यापन बस्ती पूरा, तो जितना हो सका मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम पॉइंट्स में कवर कर सकूं। तो मैंने ये कोशिश तो की कि मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करके 1 घंटे में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। मैम बहुत बाकी लोग तो ग्रंथ का बताते हैं, आपने अपना अनुभव। मैम बहुत सामान्य तरीके से आपने समझाया, और इसमें लगभग जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उसमें प्रथम वर्ष से लेके और फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि सबको ये टॉपिक जो है कवर हुआ होगा और सबको समझ में आया होगा।